अ, बेटा माहिम स्कूल से हैं हम, माहिम म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल, माहिम से। आज हम अ, स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 का पीरियड लेंगे। मैथ्स 1 और 2 रहता है, उसमें से हम मैथ्स 1 का हिंदी मीडियम का। तो हमारा जो लेसन है, आज का जो टॉपिक है, वो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है बेटा। तो जो फर्स्ट लेसन होता है मैथ्स के फर्स्ट लेसन में 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो इसका हम समीक्षा करेंगे कि यानी ये जो लेसन है, पूरा लेसन, इसको हम इज़िली कैसे सॉल्व कर सके। बोर्ड के पेपर में अगर आते हैं यहाँ के क्वेश्चंस, छोटे-छोटे या बड़े-बड़े, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सके, कितने अच्छे से सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके, इसके लिए हम ये आज का सेशन ले रहे हैं, लेसन नंबर 1 का 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो बेटा ये रेखीय 2 चरांक यानी आपको ध्यान में होना चाहिए कि जिसमें चर होते हैं, जैसे x और y हो गया, तो ये 2 चरांक हो गए। तो ये जो चर हैं, ये 2 चरांक वाले हैं, तो x, y, कभी अगर 3 चरांक z अगर आ गया, एक कोई एक समीकरण होती है 1 चरांक वाली, जैसे 2x बराबर 4, तो ये हमको अभी नहीं, 2 चरांक वाले हमको इसमें पढ़ना है, इस पार्ट में। तो x एक होगा और y दूसरा होगा। फिर इसमें रेखीय समीकरण यानी इनके जो x और y है, इनके जो घात है वो हमेशा 1 होंगे, इसलिए इसको रेखीय समीकरण भी कहा जाता है। आप ये तो ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण जो है, इनका पहले साधारण जो रूप होता है वो इम्पोर्टेंट है। इस साधारण रूप से हमको छोटे-छोटे क्वेश्चंस, एक-एक मार्क के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा सकता है। जैसे इसका 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का साधारण रूप होता है बेटा कि ax प्लस by बराबर c, सॉरी प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस तरह से इसका साधारण रूप होता है। तो इसमें ए बी सी जो रहता है, ए बी सी जो रहता है वो वास्तविक संख्या रहती है, लेकिन एक ही समय में ए और बी यहाँ शून्य नहीं होते। जैसे यहाँ पे सारणी दी गई है, तो सारणी के अनुसार निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए, ऐसा दिया गया है। आपके पास बुक होंगी, पेज नंबर 1 में आप देख सकते हैं। तो ये जो हमने समीकरण अभी बताया था 2 चरांक वाले, इसको हमको ध्यान में रखना है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये जो साधारण इसका समीकरण का स्वरूप है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि a का मान कितना है ज्ञात करो, b का मान कितना है, c का मान कितना है, ये पूछा जाता है छोटे-छोटे क्वेश्चन में, ए बी सी। तो हमको वो उस समय आ जाना चाहिए, इसलिए हमको इसका साधारण समीकरण जो है वो अ, समझना चाहिए बेटा। ओके, तो अब यहाँ जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इस सारणी में, तो इस सारणी में देखो कि सारणी में ये दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए में पहला नंबर, दूसरा ऐसे अप टू 6 नंबर तक के दिया गया है। इसमें समीकरण दिए गए हैं। तो समीकरण दिया है तो ये पूछा गया है कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं? तो इसमें पूछा गया है, तो ये भी कभी-कभी एक-एक मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जैसे 4m प्लस 3n बराबर 12 दिया गया है, तो हमको ये देखना है क्या ये जो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं है, ये हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसमें m और n 2 चरांक है, तो हमको यहाँ लिखना है। लेकिन नेक्स्ट वाला आप देखो, आप 3x का वर्ग माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7y बराबर 13 है, तो इसमें क्या होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया गया है। यहाँ x का वर्ग दिया गया है, ये तो वर्ग समीकरण के अंतर्गत में आएगा। तो हमको यहाँ पे ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है वो नहीं लिखना है। बाकी थर्ड वाले में करनी में 2x माइनस करनी में 5y बराबर 16 है। तो इसमें भी कैसा x और y 2 चर हैं, इसका मतलब ये 2 चरांक वाले हैं। यानी यहाँ के जो सभी सभी एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको 6 तक के, ये सभी में 2-2 चर हैं, इसलिए ये सभी जो इक्वेशन है, ये जो सभी समीकरण हैं, ये चरांक 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और इसका साधारण स्वरूप जो है वो हमेशा ध्यान में रखना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, क्योंकि यहाँ से भी बोर्ड में एक-एक मार्क के क्वेश्चंस या ये समीकरण सारणी से एक-एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। पहला पार्ट का ये पहला पेज है, अगर ये आपसे क्लियर होता है तो इसके आगे में जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो डेफिनेटली क्लियर होते हैं बेटा। तो हमको ये फर्स्ट जो पेज है उसको थोड़ा अच्छे से देखना है।
उसके बाद बेटा युगपत रेखीय समीकरण हम देखेंगे इसी लेसन में। युगपत रेखीय समीकरण है, इसके एग्जाम्पल हमने दिया गया है, एग्जाम्पल हमने लिया है। तो युगपत समीकरण करने के लिए बेटा दो विधि होती है, 2 स्टेप होते हैं। तो 2 स्टेप में से हम फर्स्ट स्टेप पहला ले लेते हैं, सेकंड स्टेप उसके बाद में लेंगे। तो 2 विधि में हमको यहाँ पे समीकरण दी गई है 5x माइनस 3y बराबर 8। फिर सेकेंड समीकरण दी गई है 3x प्लस वाई बराबर 2। इसमें हम फर्स्ट विधि का यूज करेंगे और इसको हल करेंगे, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी एक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नहीं करना है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आपका लॉस होगा बोर्ड में अगर आता है तो। इसकी फर्स्ट विधि में समीकरण 1 और 2 जैसे का वैसा हमको लिखना है, समीकरण 1 एंड 2 जैसे का वैसा लिखना है। अब हमको समीकरण 1 एंड 2 में चेक करना है कि इसका कोई भी चरांक जो सेम चरांक रहते हैं उसके सहगुणांक समान है या नहीं। जैसे फर्स्ट का एक्स चरांक, एक्स चर है उसका 5 है और सेकंड समीकरण का उसका एक्स चर का 3 है, तो हमको ये नहीं चलेगा, दोनों डिफरेंट है। और उसके बाद में वाई चर का भी देखेंगे 3 माइनस 3y है और सेकेंड समीकरण में y ओनली y है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड जो समीकरण है उसमें यहाँ पे देखो हमने कंडीशन लिख के दिया गया है, सेकेंड जो समीकरण है वो सेकेंड समीकरण के दोनों पक्षों में हम 3 का गुना कर देंगे। अब हमने 3 का गुना इसलिए किया क्योंकि ऊपर में है, हमको किसी भी एक चर का जो गुणांक है उसको समान लाना है। यहाँ 3 है, इसलिए हमको नीचे भी सेकेंड वाली समीकरण में 3 का हमने यहाँ गुना कर दिया। तो अब देखो थर्ड वाली जब समीकरण सेकेंड वाली समीकरण में 3 का गुना किया तो आपकी थर्ड वाली जो समीकरण आ जाएगी, देखो 9x प्लस 3y बराबर 6, ये थर्ड समीकरण आ गई क्योंकि हमने 3 का गुना किया था सेकेंड में। तो 3 और 3 6 9 होते हैं, 3 गुना 3 9 और x और प्लस 3y और बराबर 2 गुना 3 करेंगे तो 6 होते हैं। ऐसे ही थर्ड समीकरण आपकी आ चुकी है और आपके पास फर्स्ट समीकरण भी है। ये दोनों समीकरण को अब हम फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, अब सेकंड को देखना नहीं है, अब फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे। तो इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे क्योंकि उनके जो सहगुणांक है वो समान हो गए y और y के। तो आपको दोनों के साइन भी चेंज है, एक प्लस है और एक में माइनस है, तो हम उनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद इस तरह से आएगा, आप इधर देख सकते हैं दोनों समीकरण को जोड़ने पर। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया तो ये y 3y माइनस 3y और प्लस 3y ये कैंसिल हो जाते हैं। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 9 14x हमने यहाँ देखा, और 14x बराबर 14, 8 और 6 को भी जोड़ देंगे तो 14, और हम दोनों इसका x का बटे कर देंगे तो x बराबर 14 बटे 14 हो जाएगा, 14 बटे 14, तो वो इसका मान हमको x का मान 1 मिल जाएगा। इस तरह से हम ये x का मान इस फर्स्ट विधि से हम निकालते हैं। उसके बाद ये x का मान जो है हमको समीकरण किसी भी समीकरण में रखना है। तो हमने यहाँ पे देखो जो समीकरण थी दूसरी वाली उसमें रख दिया, सेकेंड वाली समीकरण जो इजी समीकरण है उसमें रखना है बेटा हमको। तो हमने सेकेंड वाली समीकरण x बराबर जो 1 निकला है वो हमने सेकेंड समीकरण में रख दिया। इसका मतलब x का मान यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हम इसको गुना कर देंगे तो 3 गुना 1 माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। इस तरह से गुना कर देंगे तो 3 ये जैसे का वैसा प्लस वाई जैसे का वैसा बराबर 2 जैसे का वैसा। अब ये 3 को हमको इस साइड लाना है तो 2 माइनस 3 हो जाएगा और 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1 होता है। तो इस तरह से हमको x और y का मान इस विधि से हमको मिलता है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, अगर आप वो वाले ये वाली विधि से भी करना चाहते हैं वही एग्जाम्पल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी भी एक स्टेप से आप कर सकते हैं। तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही वैसा ही दिया है कि समीकरण 1 और 2, लेकिन इसमें समीकरण 1 और 2 में से क्या किया, समीकरण 2 का जो के चरांक है y उसका मान हमको x के रूप में रखना है और उस पहली वाली समीकरण में हम इसको रख देंगे तो फिर वो तीसरी समीकरण हम बोल सकते हैं कि तीसरी समीकरण में या पहली समीकरण में रख दिया तो हमको y का मान के साथ में वो नेक्स्ट वाली जो समीकरण रहेगी उसमें हमको रख देना है और उसको सॉल्व करते जाना है। आपको जब भी
मैथ्स का प्रॉब्लम बेटा आप हल करते हैं तो एक के नीचे एक स्टेप वाइज होना चाहिए। यानी जहाँ पे हमने बराबर लिखा है पहली समीकरण में, उसके नीचे में दूसरी जो नेक्स्ट वाली स्टेप लिखोगे आप, तो बराबर के नीचे ही बराबर लिखो। तो आपका जो पेपर है वो इतना बोर्ड का क्लीन दिखाई देता है, तो उसमें आपको अच्छे से अच्छे और मीन्स मार्क्स मिल सकते हैं। यानी एक के नीचे एक स्टेप आना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है। सेकंड विधि में भी सेम वैसा ही है। इसमें y का मान x चरांक के रूप में रखेंगे तो ये y का मान निकल चुका है जो थर्ड है। समीकरण हमने इसको थर्ड दे दिया। अब जो समीकरण 1 थी, समीकरण 1 में y का मान रख देना है। देखो यहाँ 3y है, 3y दिख रहा है, तो ये 3y y की जगह यहाँ पे रख दिया है 2 माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 3 में 2 माइनस 3x हमने y का मान निकाला था। तो यहाँ पे इस तरह से हमको इसको गुना भाग या प्लस माइनस करके यहाँ पे भी सेम स्टेप से x का मान 1 निकलता है, और वैसे ही x का मान 1 अगर निकलता है तो x का मान 1 निकलने पर कोई और दूसरी समीकरण में रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा, उसमें भी y का मान -1 निकल जाएगा। इस तरह से ये दोनों विधि सेम है। आप दो में से कोई भी एक कर सकते हैं, बहुत इजी है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन है हमने थर्ड एग्जांपल लिया था। थर्ड एग्जांपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है, क्योंकि इसके नंबर जो है वो इंटरचेंज है, इसके जो सहगुणांक हैं वो इंटरचेंज है, तो ये ध्यान में रखना है। और ऐसे ही क्वेश्चंस जो थोड़े डिफिकल्ट दिखाई देते हैं हमको, वही ज्यादातर बोर्ड में एग्जाम में आते हैं, तो इनसे भी हमको कंफ्यूजन नहीं। और मेरे ख्याल से बेटा ये तो सबसे इजी है कि उनका जो सहगुणांक है वो इंटरचेंज है, तो बहुत इजी है। हमको क्या करना है, स्टेप ध्यान में रखना है। एक बार ये दोनों समीकरण को जोड़ देंगे और एक बार ये दोनों समीकरण को घटा देंगे। जो जोड़ने पर एक जो न्यू समीकरण आएगी और घटाने पर जो दूसरी न्यू समीकरण आएगी, तीसरी और चौथी, उन दोनों को हमको युगपत समीकरण के सहायता से, जैसे हमने अभी इसके पहले वाले जो हमने हल किया था, तो उस वैसे ही करना है। यानी बहुत आसान तरीका है। आपको इसका जो है, जो फर्स्ट एग्जांपल अभी हमने लिया और सेकंड एग्जांपल है, या विधि 1 विधि 2 में अगर आपको कोई भी जो अच्छी लगती उस स्टेप से आप लोग बहुत इजी से हल कर सकते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे जो फर्स्ट समीकरण है 15x प्लस 17y बराबर 21, वहां यहाँ पे फिर नंबर इंटरचेंज करके दिया है, उनके गुणांक सहगुणांक इंटरचेंज हो गए, 17x हो गए सेकंड समीकरण में, प्लस 15y बराबर 11, 11 हो गया। इस तरह से तो हमको एक बार इनको हमको जोड़ देना है। हमने यहाँ पे देखो इस साइड में, राइट साइड में हमने इन समीकरण को जोड़ दिया, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे आ गया इसका 32x प्लस 32y बराबर 32, दोनों को हमने जोड़ दिया। हमको सिर्फ याद रखना है इस एग्जाम्पल को, जो सहगुणांक इंटरचेंज है, इसको हल करने के लिए हमको दोनों समीकरण लिखनी होगी और एक बार उनको जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद जो समीकरण आएगी उसे तीसरा नाम देना है और दूसरी बार उसको घटाना है, उसके बाद उसका समीकरण चौथा नाम देना है, और दोनों को वो जो हमने लास्ट में देखा था अभी, वो स्टेप से उसको युगपत समीकरण से हल करना है। बहुत आसान। तो हमने यहाँ फर्स्ट टाइम जोड़ दिया इसको, तो जोड़ने के बाद ये समीकरण आ गई। अब ये जो समीकरण आई है इसको हम 32, क्योंकि सभी में 32 है, 32x 32y बराबर 32, तो हमको 32 से उसको भाग दे देना है। तो हमने उसको 32 से भाग दिया, तो देखो हमारी समीकरण ये जो आ गई है x प्लस वाई बराबर 1। इस तरह से ये समीकरण तीसरी आ गई, और तीसरी आ गई है, यानी आसान वाली, इजी वाली स्टेप बन गई है, आसान वाली समीकरण बन चुकी है। और दूसरे इसमें क्या करना है, एक बार घटा देना है। तो एक बार हमने घटा दिया तो 15x माइनस 17, तो यहाँ पे आ गया -2x। ये हमको देखना है, घटाना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बड़ा वाला नंबर है हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। जो समीकरण फर्स्ट है सेकंड है उसको स्टेप वाइज लिखना है, और जैसा है उसको घटाना है तो घटा सकते हैं हम। 15 में से भी 17 जाते हैं, -2 हो जाता है, और यहाँ 15 में से 17 में से 15 गए तो +2 हो जाता है, और 21 में से 10 गए, 11 गए तो 10 आ जाते हैं। इस तरह से हमको करना है। इसको भी, इस समीकरण में भी 2 से हम भाग कर देंगे, क्योंकि 2 सभी जगह में है, 2x भी है, 2y भी है, और 10 में भी 2 होता है, तो हम इसको भी 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने पर यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा गया घटाने पर समीकरण को दोनों पक्षों में
2 से भाग देना है। उसके बाद दोनों पक्षों में भाग देने के बाद में क्या होगा, ये समीकरण तीसरी आई थी और ये समीकरण चौथी आ गई। ये देखो 2 से हमने भाग दिया था तो -x + y = 5 इस तरह से आ गई है हमारी समीकरण। तो ये समीकरण आने के बाद हमको अब ये जो समीकरण है इसको हमको हल करना है। वो समीकरण को कैसे हल करेंगे, ये जो तीसरी और चौथी समीकरण है, ये देखो ये तीसरी समीकरण है और ये चौथी समीकरण है। तो इन दोनों को युगपत समीकरण से हम हल कर देंगे। हम दोनों समीकरण को हल करेंगे यानी जोड़ देंगे तो ये x और -x कट जाएगा, ये y और y 2y हो जाएगा, इधर 5 + 1 1 + 5 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से 2y = 6 आ जाता है। अब ये 2y = 6 यानी क्या होगा, 2y = 6 यानी क्या होगा, तो y का मान यहाँ पे निकल जाएगा, y का मान 6/2 यानी 3 निकल जाएगा। y का मान 3 निकल जाएगा। ये देखो यहाँ पे y का मान 3 निकल चुका है। ये देखो ये है y का मान 3। अब ये जो y का मान 3 है वो इस वही समीकरण में जो समीकरण 3 और 4 आई थी उसमें रख देना है। जो इजी वाली समीकरण होती है उसमें हमको रखना है। तो इजी वाली समीकरण x + y = 1, इसमें हमने y का मान 3 रख दिया। ये देखो तो x बराबर ये 3 इधर चले जाएगा तो -3 हो जाएगा यानी 1 - 3 हो जाएगा। आपको ये एक-एक स्टेप जो है जब कोई भी नंबर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। अभी 3 लेफ्ट साइड में है, बायां पक्ष में है, वो दायां पक्ष में जब जाता है तो उनका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ -3 आ जाएगा और 1 में से 3 गए तो हमको यहाँ पे आंसर x बराबर -2 इस तरह से मिल जाता है। तो ये हमको इतने जो एग्जाम्पल है इसका जो ये है क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा हमको कंफ्यूजन होता है। तो हमको इसकी बार-बार बेटा प्रैक्टिस से सॉल्व है। बेटा इसके बाद में नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है देखते हैं थोड़ा। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का आलेख है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आलेख पर डिपेंड है। तो आलेख का कैसा होता है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक आलेख वाला जो है लिया है तो एक समीकरण हमने एक एग्जांपल लिया है किस तरह से है। युगपत समीकरण आलेख हल करो या आलेख विधि से हल करो ऐसी है वो आलेख विधि से हल करते समय हमको देखना यहाँ पे ये फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया है x + y = 6 और उसके बाद में दिया है x - y = 4 इस तरह से। तो x - y = 4 वाला जो है हम उसको अगर लेते हैं यहाँ देखो x - y = 4 तो यहाँ कम से कम जो आप टेबल बनाते हैं इसकी जो सारणी बनाते हैं उसमें कम से कम 3 x और y का मान तो 3 टाइम्स अगर आप निकाल रहे हैं तो चलेगा, लेकिन 4 टाइम्स कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर 4 टाइम्स निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 टाइम्स में क्या होता है अगर कोई नंबर्स इधर-उधर आ गए तो भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाने से कोई प्रॉब्लम्स हमारे को क्रिएट नहीं होती। कभी-कभी ऐसा होता है बेटा कि हमारी अगर एक्सिस जो है एक्स और वाई अक्ष जो है अगर उसके पॉइंट्स थोड़े आपने जब ग्राफ में लिया उसको तो उसके पॉइंट्स अगर थोड़े गड़बड़ हो गए, ऊपर-नीचे हो गए तो हमारे ये पॉइंट्स मिलते नहीं है। तो हमको ये देखना है कि इसका जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उनको हमारे ग्राफ पेपर में बिल्कुल जहाँ पे लिखना है वहीं लिखना पड़ेगा। यानी उनकी जो गैप है 1 सेंटीमीटर की वो पूरा आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको कहीं नंबर ऊपर नीचे इस तरह से लिखना नहीं है। और ग्राफ पेपर का जब भी आप यूज करते हैं तो सिर्फ वन टाइम ही पेंसिल का यूज करना चाहिए। वहां पे मीन्स बार बार आपने डार्क किया तो वो गड़बड़ हो जाता है, उससे भी पॉइंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वन टाइम आपने यूज किया, क्लियर वन टाइम आपको करना है, आराम से करना है, तब हमको ये समीकरण बनेगा। तब ये ग्राफ पेपर हमारा जितने भी मार्क्स के आएगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स उसमें फुल मार्क्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये समीकरण से हमने देखा कि
x माइनस वाई बराबर 4 है, तो ये 4 हमने x का मान 4 रखा। बाय द वे, अगर मैंने अपने मन से x का मान 4 रखा, तो यहाँ x का मान अगर 4 आ गया, तो यहाँ इस 4 को राइट साइड ले चलेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। हमको ये अपने अनुसार रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ 4 रखे हैं या मैंने अपने मन से लिया 4। आप अपने मन से 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, माइनस वाली टर्म्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी लेंगे वो चलेगा, लेकिन हमको जो सेकंड वाला जो है अल्फ़ाबेट, ये सेकंड वाला जो y है, इसका जो है वो बराबर निकालते आना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ 5 रखे, x का मान अगर 5 रखे, तो ये 5 इधर जाएगा तो 4 माइनस 5 हो जाएगा तो -1 आता है, लेकिन वहाँ माइनस वाई है, तो माइनस वाई और माइनस 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 कट जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली 1 मिल जाता है। इस तरह से हम अगर 9 रखें x का मान, तो 9 को इधर लाएंगे तो 4 माइनस 9 हो जाएगा। 4 माइनस 9 माइनस 5 होता है, लेकिन ऑलरेडी माइनस वाई और माइनस 5 है, तो माइनस माइनस कैंसल, तो y बराबर 5। इस तरह से हमको यहाँ पे मिलता है। और ये जो मिलने के बाद, ये जो पॉइंट्स लिखने के बाद, हमको यहाँ पे ग्राफ बराबर वो लाइन पॉइंट्स में, जैसे 4 0 आ गया, यहाँ 4 0 है, तो 4 0 कहाँ पे है? 4 यानी एक्स एक्सिस पर है। 4 0 कहाँ पे है? वो हमको यहाँ पे एक्स एक्सिस पर देखना होगा। हाँ, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट वाले इसमें दिया गया है, जैसे 4 0 ये है, एक्स एक्सिस पे है। यहाँ देखो 4 0 ये है, उसके बाद में क्या था? 5 1 था, तो 5 1 कहाँ है? 5 एक्स एक्सिस पे, 1 वाई एक्सिस पे है 1, तो ये हमको देखना है। और फिर 8 4 था, तो ये 8 यानी एक्स एक्सिस का 8 और वाई एक्सिस का 4, इस तरह से हमको लेना है और ये जो लाइनें ड्रॉ करनी है। और आपने 4 पॉइंट्स लिया तो बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट्स नहीं रहेंगे आपको, कभी लाइन टेढ़ी नहीं होगी, कभी कोई पॉइंट्स में गड़बड़ नहीं होंगे, इसलिए 4 पॉइंट्स लिए हैं हमने। आप 3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये ग्राफ का है, ये ग्राफ आपको अच्छे से नीट और क्लीन आपका जो पेपर है, ग्राफ पेपर है, उसको रखना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद निश्चयांक पे आते हैं। इसी में थोड़ा ये अच्छे टॉपिक है इसी लेसन का। ये जो निश्चयांक है, निश्चयांक भी बहुत अच्छा है। इसके भी छोटे-छोटे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्जाम में या हमारे पेपर में आते रहते हैं बोर्ड में। तो ये निश्चयांक के बारे में इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो ये निश्चयांक है, तो इसमें आपको पता ही है कि निश्चयांक में क्या होता है। जो ए बी सी डी रहते हैं, यानी A1 B1 और A1 A2 B1 B2 जो रहते हैं, इनमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देखो मैंने ऐसा साइन करके दिया है, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, यानी ए का गुना करना पड़ता है डी से, जो यहाँ पे हमने करके दिया है, और इनके बीच में माइनस होता है। और बी का गुना करना पड़ता है सी से, जो यहाँ करके दिया है। ये एक स्टेप है निश्चयांक सॉल्व करने का। तो ये निश्चयांक का जो भी है, यहाँ जो भी मान होगा, जैसे मान के चलो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए बराबर ए डी माइनस बी सी, इस तरह से हमको ये सूत्र का निश्चयांक में ये सूत्र का यूज करके इसके उदाहरण हमको हल करना है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है निश्चयांक के, तो वो हम देख लेते हैं। तो आपको जैसे ये फर्स्ट और सेकंड वाला एग्जाम्पल दिया गया है, तो फर्स्ट और सेकंड वाला ये और ये भी आपको क्या करना है, 5 गुना 9 माइनस 7 गुना 3, इतना इजी है। इसका भी 2 माइनस 3 और माइनस 8 और 4 दोनों को गुना करना है, माइनस बीच में रहता है। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल मैंने थर्ड लिया है, इस थर्ड वाले एग्जाम्पल को हम यहाँ क्लियर करके देंगे। तो आप बाकी के जितने भी ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे बेटा, उसको आराम से आप घर पे प्रैक्टिस या ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो कि कैसा है। जैसे थोड़ा करनी वाला है, इसलिए मैंने इस थर्ड वाले एग्जाम्पल को लिया है। जैसे 2 करनी में 3 और 9 और इधर 2 और इधर 3 करनी में 3, इस तरह से लिया है। तो आपको निश्चयांक की स्टेप पता है, ए गुना डी होता है, तो आपको यहाँ से इस तरह से गुना करना है दोनों को, यानी 2 करनी में 3 गुना 3 करनी में 3, इस तरह से हमको देखना है। माइनस बीच में होता है, यहाँ माइनस दिया गया है। उसके बाद 2 और 9 का गुना करना है, ये इस तरह से 2 और 9 का गुना होता है। तो 2 और 9 का गुना किया तो आपको पता है ये माइनस है, और ये 2 9 का गुना करेंगे तो ये -18 आ जाएगा, इस तरह से।
लेकिन अब ये इधर गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 करनी में 3 गुना 3 करनी में 3। अब ये 2 करनी में 3 को हम एक साइड में यानी 2 और 3 को एक साइड में ला लेंगे। तो आपको क्या होगा 2 और 3 को अगर हमने एक साइड में ला लिया, तो क्या होगा ये दोनों को हमने गुना किया तो 3 6 हो जाएगा। क्योंकि 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये जो 6 आ गया है, अब 6 आने के बाद में क्या होगा, अब वो 3 करनी में 3 जो है और करनी में 3 जो रहता है दूसरा, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो इन दोनों को गुणा करने के बाद जो करनी-करनी वाले जो 3 रहते हैं, उसका आंसर हमेशा कॉमन आता है, 3 आता है। उसका आंसर हमेशा 3 आएगा। तो ये 3 हो गया और इसका आंसर 3 हो गया और इसका आंसर 6 हो गया। इन दोनों को हमको गुणा कर देना, 3 और 6 को गुणा कर देंगे तो हम 18 आ जाएगा। इस तरह से हमने 18 लिया, 18 माइनस 18 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह से ये निश्चयक पद्धति से हम इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे करनी वाले होंगे बेटा उसको हमको कोई डरने वाली बात नहीं है। किसी भी करनी में अगर कोई नंबर है जैसे करनी 2 या स्क्वायर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, सॉरी करनी करनी में जैसे 3 है और करनी में जैसे 3 को हमने उसी से गुना किया तो उसका आंसर 3 ही आता है। जैसे करनी क्यों उसको भी मैं हल करके आपको बता सकता हूँ कि कैसे 3 आता है। क्योंकि करनी में जैसे 2 है और करनी में 2 का गुना करना है, तो हमको करनी-करनी को दोनों करनी को एक साथ जोड़ देंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 4 करनी में 4 यानी आंसर 2 आता है। क्योंकि 4 जो रहता है वो 2 का वर्ग रहता है। तो वर्ग और करनी कैंसल हो जाता है इसलिए 2 आ जाता है। तो इस तरह से किसी भी करनी का, किसी भी नंबर का जो करनी होता है उनका आंसर वही नंबर आता है। ये हमको ध्यान में रखना है। ये स्टेप है, इसलिए मैंने ये वाला एग्ज़ाम्पल आपको बताया। उसके बाद है क्रैमर पद्धति का, थोड़ा क्रैमर की पद्धति से है बेटा इसको भी हल देखते हैं कि क्रैमर पद्धति से में हमको किस तरह से एग्ज़ाम्पल बोर्ड में पूछे जाते हैं क्रैमर पद्धति का। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि क्रैमर स्टेप कैसी होती है, तो क्रैमर की भी स्टेप है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लिया है क्रैमर की पद्धति से युगपत समीकरण हल करो। इस तरह से जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है 3x प्लस 5x प्लस 3y बराबर -11। फिर सेकंड समीकरण दिया है 2x प्लस 4y बराबर -10। इस तरह से क्रैमर की का पद्धति का यूज करके हमको इसको ध्यान में रखना है कि क्रैमर में पद्धति दिया है, इसका मतलब आपको d निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है। तो ये dx और dy निकालते समय हमको क्या ध्यान में रखना है, इसके छोटा-सा एक टॉपिक याद रखना है या हमको सूत्र हम बोल सकते हैं कि जो हम d का मान जब हम निकालते हैं, इसमें हमको क्या आता है a1 b1 और a2 b2। अब ये समीकरण में आपको ध्यान में रखना होगा कि a1 b1 कहाँ है और a2 b2 कहाँ है। तो पहली वाली जो समीकरण होती है, उसमें a1 b1 रहता है, उसमें a1 b1 रहता है। तो पहली वाली समीकरण में 5 और ये 5 जो है a1 है और दूसरी वाली समीकरण में जो रहेंगे वो दूसरा रहेगा। लेकिन ये A1 और ये B1 रहेंगे, तो आपको A1 B1 यहाँ लिखना है, इस तरह से रहेगा। फिर A1 B1 के बाद में क्या होगा A2 B2, तो A2 B2 कहाँ पे मिलेगा? इधर सेकंड वाली समीकरण में। तो ये जो A2 B2 है 2 और 4 ये हमको ध्यान में रखना है। यानी ये क्रैमर का जब हम यूज़ करते हैं इस पद्धति का तो हमको कैसे निकालते हैं? D कैसे निकालते हैं? D का मान क्या होगा? या dx का मान क्या होगा या dy का मान क्या होगा? dx निकालने के लिए उस समीकरण में जो दी रहेगी उसमें x को छोड़ के हमको बाकी जो लेना है, जैसे C1 और B1 ले लेंगे और dy निकालने के लिए हमको y वाला टर्म्स को छोड़ देना है। तो A1 और C1 लेंगे। इस तरह से हमको ये ध्यान में रखकर इनको हल करना है। और आपको तो अभी पता है हमने निश्चंक पद्धति से अभी देखा बेटा कि निश्चंक पद्धति से उनको दोनों को जब इनका मान निकल जाता है, ये जब मान निकल जाता है तो कैसे उसको हल करते हैं। हमने अभी लास्ट वाले एग्जांपल में देखा है कि इनका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनको इस तरह से हल किया जाता है और ये आपका 14 निकल जाता है। इस तरह से dx भी करते हैं, इस तरह से dy भी करते हैं। आप इसकी भी ज़्यादा अधिक प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये तो है क्रैमर की पद्धति से ये dx और dy निकालना है, ये तो निकल गया। लेकिन इसके बाद वाली जो स्टेप है वो भी हमको ध्यान में रखना है कि ये जो dx है तो वो x यानी क्या होता है? x यानी होता है dx
सॉरी, x यानी कि होता है dx बटे d, ये हमको ध्यान में रखना है, तभी हम इसका x और y का मान निकाल सकते हैं। तो y यानी क्या होता है dy बटे d, हमको ये ध्यान में रखना है, तब हम इसके दोनों पॉइंट्स का x और y का दोनों पॉइंट्स के हल हम निकाल सकते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब ये dx का मान -14 बटे 14 आया था, x d का मान 14 आया था, तो यहाँ पे हमको -1 आएगा। वैसा ही सेम y का भी टर्म्स रहेंगे, तो सेम वैसा ही हमको y में भी करना है। तो और हमको ये लास्ट में जो है ये लिखना बहुत जरूरी होता है बेटा, इसी में हमारे मार्क्स है थोड़े थोड़े कट जाते हैं। अभी जिसको 14 में से पूरा 40 में से 40 मिला है, अगर किसी ने एक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है, तो आपका यहाँ पे हाफ मार्क्स लेस हो जाएगा। इसका मतलब आपको 39 या कहीं और एक आध जगह हाफ मार्क्स लेस हो गया तो 39 मार्क्स मिलेगा। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लास्ट वाला जो आंसर है ये हमको लिखना ही होगा, क्योंकि बोर्ड में इसको ज्यादातर महत्व दिया जाता है। ओके, उसके बाद दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का रूपांतर करने योग्य समीकरण। अभी ये देखेंगे कि नेक्स्ट वाली जो समीकरण है वो क्या हम उसको रूपांतर कर सकते हैं या योग्य है करने के लिए। तो उसमें ही देखो यहाँ पे जो सारणी दी गई है, यहाँ सारणी दी गई है, तो ये सारणी में देखो थोड़ा, ये चरांक की संख्या यहाँ पे पूछा गया है सारणी में। तो यहाँ चरांक भी 2 है, यानी सभी आप देखो कि x और y, x और y, x और y सभी जगह चरांक 2 दिए गए हैं। तो हमको यहाँ 1 मार्क के क्वेश्चन में कभी-कभी ये पूछा जाता है कि इनका चरांक की संख्या क्या है, तो हमको वहाँ 2 2 2 2 लिखना है। लेकिन रेखीय है या नहीं, अब रेखीय है या नहीं हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेखीय है या नहीं है? तो यहाँ पे सभी में लिखा है नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको सीधा साधारण स्वरूप में अगर करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, जैसे मैंने इसको किया तो 3y आ जाएगा, इसको किया तो 4y आ जाएगा, फिर ये y को किया तो xy आ जाएगा, और ये xy इधर आ जाएगा 8 में, यानी x और y तो है लेकिन xy एक्स्ट्रा आ गया समीकरण में। इसलिए हमको यहाँ पे लिखना है कि ये जो साधारण नहीं है, या फिर हमको लिखना है यह रेखीय समीकरण योग्य नहीं है। इस तरह से हमको सभी समीकरण में योग्य नहीं है, ये हमको लिखना है। रेखीय नहीं है, हमको ये लिखना है। तो इस तरह से अब कभी-कभी क्या होता है बेटा, हमने अभी तक जो देखे हैं एग्जाम्पल, उसमें तो रेखीय समीकरण थे, क्योंकि वो साधारण फॉर्म में हमको बहुत सारे समीकरण या बहुत सारे जो इक्वेशन होती है वो हमको बोर्ड में दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी बेटा ऐसा भी होता है कि वो जो है साधारण नहीं होता और अयोग्य होती है, फिर भी वो समीकरण दी होती है। अभी जैसे हमने इसके बाद वाले जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे, तब हमको क्लियर होगा। अब जैसा ये जो समीकरण है ये रेखीय समीकरण नहीं है। ये जो इसका जो इक्वेशन दिया गया है, यहाँ जो इक्वेशन दिया है ये रेखीय समीकरण नहीं है। तो अब लेकिन ये रेखीय समीकरण नहीं है, इसका मतलब इसको हम युगपत समीकरण से हल कर सकते हैं ऐसा नहीं है, या करते हैं, या हो सकता है या नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। हमको इसको भी युगपत समीकरण से इस रेखीय समीकरण जो नहीं है उसको भी हल करना है। तो हमको ये मानना यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हमको कुछ जो उसमें कंडीशन दी है उसको हम कभी ए माने, किसी दूसरी कंडीशन को बी माने, एक्स माने, वाई माने, आपको एम मानना है, पी मानना है, क्यू मानना है, हमको यहाँ पे कन्वर्ट करके आसान तरीके से हम उसको युगपत समीकरण हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन दिया गया है 4 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, और सेकेंड वाली भी दिया गया है 2 बटे एक्स माइनस वाई प्लस माइनस 3 एक्स प्लस वाई बराबर 5। इस तरह से समीकरण दी गई है। हम इसको क्या करेंगे, 1 बटे एक्स माइनस वाई को हमने a मान लिया और 1 बटे एक्स प्लस वाई को हमने b मान लिया। इस तरह से हमने अगर बॉक्स वाला जो टर्म्स है, हर वाले जो टर्म्स है उसको अगर हमने a और b मान लिया, तो ये जो समीकरण है जो योग्य नहीं थी फिर भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हमने अगर मान लिया तो 4
ए आ गया और इधर कोई नंबर नहीं है इसलिए जैसे का वैसा बी आ गया और यहाँ 3 दिया है इसलिए यहाँ पे भी 3 आ गया। ये समीकरण तीसरी हमारे को मिल जाती है। वैसे ही सेकेंड वाली समीकरण को भी हमने माना तो यहाँ 2a माइनस 3b और यहाँ 5 मिल जाती, तो ये दोनों समीकरण जो है न्यू समीकरण तैयार हो जाती है, जो इजी हमने अभी तक के जो एग्जाम्पल देखे हैं वो इजी हो जाते हैं। तो क्या हो गया, 3 और 4 समीकरण आपके पास रेडी हो गई। अब जब 3 और 4 समीकरण रेडी हो गई तो अब तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं आप लोगों को कि ये इसको हल करने हमको कौन सी स्टेप करना है, क्या करना है, ये इसको हल करने के लिए कोई हार्ड होगा। नहीं, ये तो बहुत इजी हो गया बेटा कि हमने जो पहले इसके पहले जो समीकरण देखी थी वो सेम वैसा हो गया। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है, जो हमने अभी मान के लिया, हमने अभी माना कि ए और बी किसी को माना है तो उसका मान हमको लास्ट में निकालना ही होगा। इस बात का हमको ध्यान में रखना है, जो हमने माना है उसका हमको मान निकालना पड़ेगा बाद में। तो वो बाद में हम देखते हैं क्या हमने माने थे। इसको अगर हम हल करेंगे, इस समीकरण को अगर हमने हल किया या आप लोगों ने हल किया तो इसका जो ए और बी का मान है वो 1 और -1 निकलेगा। ये इसलिए हम नहीं बता रहे क्योंकि अभी तक के हम जितने भी समीकरण लिए थे वो सब के सब इस तरह से ही है। दोनों का सहगुणांक चेक करना है, उसके बाद प्लस माइनस करना है, जोड़ना है, किसी को घटाना है, इस तरह से ये करके हमको ए का मान और बी का मान -1 मिलता है। अब ये जो ए का मान 1 और बी का मान -1 है, हमको हमको क्या करना है, वो समीकरण में रखना है, वही समीकरण में रखना है जो हमने यहाँ पे ए माना था। यहाँ पे ये देखो आप देख रहे हैं, हमने जो ए माना था यहाँ पे, यहाँ जो रखना है, ए माना था हमने यहाँ और बी माना था, उसको उसमें रखना है। ए का मान कितना 1 और बी का मान -1। तब आपको फिर से एक समीकरण तैयार, 2 समीकरण तैयार मिलेगी। उस दोनों समीकरण को फिर से युगपत समीकरण द्वारा हमको हल करना है और तब हम एक्स और वाई चर का मान या मूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इतनी अगर बड़ी समीकरण भी आती है बेटा कभी बोर्ड के एग्जाम में, तो हमको उसको सिंपल स्टेप से हम उसे हल कर सकते हैं। हमको सिर्फ इस समीकरण में हमको सिर्फ मानना है, मानने से ही हमारा ये जो है बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा। उसके बाद है बेटा ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। ये भी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आता है, इसको भी हम देख लेते हैं। सेल वाला एग्जाम्पल है। आप लोग बहुत बार बेटा मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाने पर आप लोग देखते हैं कि दुकानों में, बाजारों में सेल लगे होते हैं। तो सेल ओनली फॉर 2 डेज, एक दिन के लिए, 2 डेज के लिए या 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, या फिर क्रिसमस में या फिर दिवाली में ऐसे बहुत बार सेल लगे होते हैं, तो आपको देखना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रथम दिन की बिक्री बेटा, यहाँ देखो वॉच के सेल लगे हुए हैं, डिजिटल वॉच है और सिंपल वॉच है, कांटे वाली जो है वॉच और फिर डिजिटल वॉच है। तो वॉच की यहाँ पे सेल लगी हुई है। तो हमको प्रथम दिन की जो बिक्री है वो आप यहाँ देख सकते हैं। कांटे वाली घड़ी 11 बिक गई है और डिजिटल घड़ी 6 बिक गई है। तो हमको ये देखना है, हमको जो प्राप्त हुए हैं वो रुपीज है 4330 रुपीज। यहाँ आप देख सकते हैं 4330 रुपए हमको प्राप्त हुए हैं। क्या क्या बेचने पर, कांटे वाली जो घड़ी होती है वो 11 पीस चले गई है, बिक गई है, और डिजिटल जो है वॉच वो 6 पीस चले गई है। दोनों का हमको, मुझे पहला दिन का जो प्रॉफिट है वो 4330 रुपए मिल चुका है। उसके बाद दूसरे दिन का, क्योंकि 2 दिन का यहाँ पे सेल था तो सेकेंड डे का भी है। तो सेकेंड डे में जो कांटे वाली जो घड़ी है वो 22 वॉच बेच दिए हैं और डिजिटल जो है वो कम बिकी इस बार 5, लेकिन दोनों का मुझे प्राप्त होता है 7330। इस तरह से हमको ये 4330 मिला था पहले दिन, दूसरे दिन 7330 मिला था। ये सेल लगा हुआ है। तो अभी यहाँ देखते हैं उसका एग्जाम्पल में। तो हमको यहाँ पे समीकरण के द्वारा हम इसको, युगपत समीकरण के द्वारा इसको हम आसानी से हल कर लेंगे और कितना हमको प्रॉफिट हुआ है या कितना नुकसान हुआ है वो हम पता कर लेंगे। तो मेरे द्वारा बेची हुई प्रत्येक प्रकार की घड़िया का मूल्य कितना होगा यहाँ पूछा गया है।
यानी क्वेश्चन हमारा ये है कि पहले दिन हमने उतना बेचा, दूसरे दिन उतना बेचा, तो प्रत्येक मेरे द्वारा बेची गई प्रत्येक घड़ियों का मूल्य, यानी एक्स का भी, एक्स को हम किसी को मानना है, कांटेदार घड़ी को हमने एक्स माना तो एक्स का मूल्य निकालना है, और फिर डिजिटल वॉच को अगर वाई माना तो वाई का भी मूल्य निकालना है। तो इस तरह से वो कितने की घड़ी होगी वो हमको देखना है। तो मान लो कि कांटे वाली जो घड़ी है उसका जो मूल्य है वो एक्स है, मान लेना है हमको। उसके बाद एक डिजिटल घड़ी जो है उसका जो मूल्य है वो वाई है। सिंपली है, हमको आसान तरीके से इसको हल करना है, तो एक्स और वाई हमको मानना ही होगा। उसके बाद प्रथम शर्त के अनुसार जो हमारी पहली शर्त थी वो थी, पहली शर्त यानी पहला दिन जो हमने बेच दिया था, तो जो कांटे वाली घड़ी थी हमने 11 बेच दिया था, तो हमने यहाँ पे ध्यान में रखना है उसको। तो 11x प्लस 6y, जो डिजिटल घड़ी थी वो पहले दिन 6 बिकी थी तो 6y, और कितना प्रॉफिट हुआ था 4,330 रुपए। तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट आ जाती है इस तरह से। उसी उसी के अनुसार दूसरी जो शर्त हमारी होती है, वो दूसरी शर्त के अनुसार 22 जो है वो कांटे वाली घड़ी गई थी, और तो 22x प्लस 5 जो है वो डिजिटल वॉच गई थी, तो 5x 5y, और टोटल हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो 7,330 था। दो समीकरण हमारे पास आ गई है। अब ये दोनों समीकरण में हमको कुछ तो भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका जो चरांक है, इनके जो चरांक है उसके जो सहगुणांक है वो गुणांक उसके समान नहीं है, तो हमको गुणांक को समान करना होगा। सबसे पहले हमने अभी तक देखा है, जैसे जब तक कि हम गुणांक समान नहीं करते तब तक हम उसको जोड़ या घटा नहीं सकते या काट नहीं सकते। तो 11 और जो 11x और 22x जो है दोनों समीकरण का, वो आसान होगा उनको समान करने के लिए, उनके गुणांक को समान करने के लिए, एक्स चर के गुणांक को समान करने के लिए बहुत आसान होगा। तो 11 में 2 का गुणा कर देंगे तो 22 आ जाएगा, आपको भी पता है ये बात। इसलिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 जो है, समीकरण 1 जो है, उसमें हमको 2 का गुणा कर देना पड़ेगा। तो 2 का गुणा करते हैं हम, यहाँ आप देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा कर दिया तो हम यहाँ पे आ गया, ये 11 का हो जाएगा टोटल 22x प्लस 6 का हो जाएगा 12y, और हमने गुणा कर दिया 4,330 को 2 से हमको गुणा करना है, तो 8,660 रुपए हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास समीकरण तीसरी बन जाती है। थर्ड समीकरण के बाद में हमको दोनों जो समीकरण है, दूसरी और तीसरी, पहली वाली समीकरण तो अभी चले गई, तो हमको दूसरी और तीसरी लिखना है। तो दूसरी यहाँ पे है 22 वाली, जो 22x और 5y बराबर 7,330। तीसरी अभी जो हमने गुना गुना किया था 2 से, वो आ गई थी तीसरी। अब इन दोनों समीकरण को हमको घटा देना है। क्यों? क्योंकि 22 और 22 हैं, दोनों प्लस टर्म है, तो हमको एक को घटाना पड़ेगा, तभी वो कट जाएगा, कैंसिल होगा, इसलिए हमने इसको घटा दिया। तो घटाने के बाद 5y और 12y जो रहते हैं, तो हमको 5 में से 12 को माइनस कर देना है, क्योंकि समीकरण को हमको घटाना है। तो 5 में से 12 गए, तो हमको यहाँ पे मिलता है 7y, लेकिन 12 बड़ी टर्म है इसलिए हमको वहां पे लिखना होता है -7y, और इधर भी वैसा ही कर देंगे तो -1330 यानी 1,330 रुपए आ जाएंगे। अब ये बटे 7 कर देंगे, 1,330 बटे 7, तो हमको y का मान निकलता है 190 रुपए। इस तरह से हमको y का मान प्राप्त होता है। अब y का मान प्राप्त होता है 190 रुपए, तो y का मान हमको दूसरी जो फर्स्ट समीकरण है, जो इजी समीकरण आपको लगती है, उसमें हमको रख देना है। y का मान अगर निकल चुका है तो कोई भी इजी वाली समीकरण में आप रख देंगे तो हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे इजी वाली समीकरण में रख दिया ये वाली समीकरण। तो यहाँ पे y का मान 190 हमने यहाँ रख दिया, इन दोनों को गुना करते हैं, ये जैसे का वैसा रहेगा। उन दोनों को 6 और 190 को गुना कर देंगे तो ये 1140 आ जाएगा। ये 1140 को हमको इधर ले जा लेना है, तो माइनस हो जाएगा वो,
4330 में से माइनस कर देंगे 1140, तो ये 3190 आ जाएगा। और यहाँ पे 11x जैसे का वैसा ही रहेगा, तो x बराबर दोनों 3190 बटे 11 कर देंगे तो 290 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, आपको भाग करना तो आता ही है। तो भाग करने के बाद ये 290 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो है x और y का जो है मान निकल गया। तो x का मान 290 आया था और y का मान 190 आया था। तो हमको ये जो लास्ट वाली स्टेप है, हमने ये जो लिखा है, ये लास्ट वाली स्टेप आपको लिखना ही है। बहुत कंपलसरी रहते हैं बोर्ड के एग्जाम में, इससे ही हमारे को मार्क्स, फुल मार्क्स मिलते हैं। आपने छोड़ दिया तो फिर से आधा मार्क कट गया, आपको ये ध्यान में रखना है। तो कांटेदार घड़ी का मूल्य कितना था? 200, यानी हमने उसको x माना था, तो 290 रुपए हमको कांटेदार घड़ी का मूल्य। और जो डिजिटल घड़ी थी उसका जो मूल्य कितना है? 190। तो हमको यहाँ पे लिखना है 190। इस तरह से हमको ये जो है समीकरण हमको यहाँ पे मिल जाती है। बेटा कोई किसी को कोई कुछ इस पार्ट से जो भी है, छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा आपने अगर हर दिन इसकी प्रैक्टिस की, कोई भी टॉपिक अगर होगा मैथ्स का, कोई भी टॉपिक होगा तो उसके आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जब बेटा पेपर, बोर्ड के पेपर में जब हम लिखने जाते हैं तो हमारी हाथ चलते ही नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये आ जाता है लेकिन ये बनता ही नहीं। तो हमको इसको मोर प्रैक्टिस करनी होगी। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको, आपके पास टाइमिंग भी बहुत बचने वाला है और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। एक एक स्टेप वाइज आपको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, इस तरह से स्टेप वाइज आपको लिखना होगा। और आप अपना जो बोर्ड का भी एग्जाम जो पेपर होता है उसको नीट एंड क्लीन रखना होता है। उसमें किसी भी प्रकार की गोदागादी, कट या पेपर्स जो रहते हैं उसमें खाली जगह नहीं छोड़ना पड़ता। बराबर आपको एक के नीचे एक स्टेप वाइज अगर आपने पूरा पूरा पेपर लिखा, और ज्यादा से ज्यादा आप गणित का जो पूरे जो लेसन होंगे, आपको तो पता है इस बार 4 लेसन और 6 लेसन नहीं है, तो जो आपके पास 4 लेसन बचे हुए हैं, 1 2 3 5, इसको आपको अच्छे से अभी भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कम मार्क्स ले पाएंगे, आपको फुल और फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप हमको अभी पूछ सकते हैं बेटा। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से पूछ सकते हैं। हाँ सर, अपना माइक ऑन कीजिए। दिनेश कुमार सर, अपना माइक ऑन कीजिए। सर अपना माइक ऑन कीजिए, दिनेश कुमार सर। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? हाँ सर। पूछो बेटा अंकित। सर सर जो हेलो। हाँ आवाज आ रही है बेटा, पूछो। सर जो हमने तीसरे में बताया ना कि क्रैमर पद्धति से करना है, उसका सूत्र आपने बताया नहीं ना। क्रैमर का जो सूत्र है, हाँ हाँ, उसका मतलब सूत्र क्या है? A1 A2 और B1 B2 ये D का है ना? हाँ आप कौन सा पूछ रहे थे? ये क्रैमर की पद्धति। हाँ ये सूत्र D का, dx का, dy का सूत्र। ये x बराबर d कैसा निकालते ये? हाँ x मतलब नहीं सर, वो d का सूत्र क्या, आपने d में वो कैसे आपने मान रखा, सूत्र के हिसाब से रखा होगा ना।
ये आपने अभी मैंने निश्चय के बारे में बताया था ना आपको, ये निश्चय है, ये देखो ये जो सूत्र है ये निश्चय, इससे हमको निकालना है उसका निकलेगा। ठीक है सर। हाँ, ये जो डी का डी dx dy है, ये जो है आपको ये पता रहना चाहिए कि डी में क्या कौन सा वाला टर्म लेते हैं और dx में कौन सा वाला टर्म लेते हैं। जो आपके पास समीकरण रहती है उसमें आपको हाँ ये सर, हाँ तो मतलब सूत्र होगा ना सर कि मतलब कौन सा लेना है, ए लेना है कि A2 B1 B2। हाँ बेटा उसका भी है ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ उसका। सर उसको हाँ बता हाँ दीजिए ना, ओके लिख लूं। ओके बेटा ओके। जो डी वाला रहता है तो उसमें A1 B1 A1 और B1 यस, और उसके नीचे में A2 B2 लेते हैं A2 B2 यस। और जो dx वाले टर्म रहते हैं, इसका मतलब x वाला टर्म हमको लेना ही नहीं है उस समीकरण में, जो x वाली टर्म होंगी उसका नहीं लेना है। तो हम हमारे पास दूसरा कौन सा बच जाता है, C1 B1 C1 B1 यस। और दूसरा टर्म नीचे में बच जाता है C2 B2 C2 B2 और यस। dy dy जो रहेगा उसमें y वाली टर्म्स को हमको नहीं लेना है, तो y वाली टर्म्स सेकंड में आती है यानी b में आती है, तो हमको b वाला टर्म्स नहीं लेना है, तो हमको वहां लेना है A1 C1 A1 C1 और A2 C2। A2 C2। थैंक यू सर। ओके ओके बेटा, ये टर्म्स लेना है, ये ध्यान में रखना है। ओके थैंक यू सर। और किसी ओके बच्चे और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको इस टॉपिक से संबंधित? अपना हाथ ऊपर कीजिए, अपना हैंड राइज कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है इस टॉपिक से संबंधित, अपना हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा सर हाँ बेटा। सर ये जो आपने आलेख वाला बताया, उसमें मतलब क्या ये ऑप्शन में आता है कि कंपलसरी आता है कि इसको करना ही रहेगा? नहीं बेटा, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड के पेपर में आते हैं वो कंपलसरी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जो है वो ऑप्शंस में रहते हैं। अब ये कौन सा क्वेश्चन ऑप्शंस में आ जाए, अब ये आलेख वाला ऑप्शंस में अगर जब जैसे आपको 4 क्वेश्चन आ गए, आपको 3 बनाना है, वहाँ ऑप्शन है तो आप वो 3 कोई भी 4 में से 3 बना सकते हैं। चाहे अगर आपको ये नहीं आ रहा है, आलेख वाला अगर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं बना तो चलेगा। हाँ वही पूछ रहा था कि मतलब आलेख वाला ऑप्शन में आता है क्या? यानी ऐसा जरूर। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? ओके सर। ओके बेटा। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना माइक ऑन करो और पूछो। सर हाँ बेटा बोलिए। चिकन घर वाला बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। रेंज में रहो बेटा, आफरीन। हो गया और भी म्यूट कर रहे सॉरी। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर। सर हाँ बोलो। पूछो बेटा आफरीन। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर। हेलो। हाँ ठीक है सर, ओके धन्यवाद। ओके ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम सर।